हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेवल 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेवल 2 की प्रॉब्लम्स जो नीट का सबसे डिफिकल्ट लेवल होता है, ये वो वाली प्रॉब्लम्स है ना। लेवल 2 की प्रॉब्लम्स आखिर डिफिकल्ट कैसे बन जाती हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं, है ना। लेवल 2 प्रॉब्लम्स, पहली बात ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, यानी जब हम इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ पाता कि इसको स्टार्ट कैसे करें, है ना, क्या करना चाहिए, कोई क्लियर रास्ता नहीं दिखता, ऐसा कोई तरीका नहीं समझ में आता कि ऐसे करते जाएं तो आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा इसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है ना। सेकंड चीज़ है विजुअलाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको नहीं मालूम चल रहा है कि क्या करना है, तो इसलिए इसके अंदर जो फिजिक्स है या इसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जिन्होंने पढ़ाई की है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और उसमें चीज़ें डाली और आंसर आ जाएगा, इस अप्रोच से इन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं किया जा सकता, है ना। इसके लिए हमको ये सारी स्किल्स डेवलप करनी है, और ऐसा तब होगा जब हम उसकी फिजिक्स को अप्रिशिएट करेंगे। हर बार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको फिजिक्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि इसमें कैलकुलेशन एक अच्छे लेवल पे होती है और 2 स्टेप कैलकुलेशन हो सकती है ना। दोनों स्टेप्स इजी होंगे लेकिन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन हो सकती है ना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा या एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के सारे एल्गोरिथम्स एक ही लाइन के होते, सारी प्रॉब्लम एक ही स्टेप में सॉल्व हो गई होती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स मल्टी स्टेप की होती हैं, है ना। आपको पहले स्टेप में दिखाई नहीं देगा कि आंसर क्या आएगा, फिर आप अगले स्टेप पे आओगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ओके, लास्ट में यह है कि इसमें एक से ज़्यादा फिजिक्स के कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। जब आपने पूरी फिजिक्स पढ़ ली तो आपसे आशा की जाती है कि कई सारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट होंगे बिल्कुल, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आप समझ सको, है ना। इतना आपसे आशा की जाती है कि 2-3 कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन 2-3 कंसेप्ट हो सकते हैं, है ना। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग बन जाती हैं, है ना। ओके, अभी इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, है ना। ओके, सबसे पहली बात ये है कि बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग हो, सॉल्व उसको बेसिक कंसेप्ट से ही होना है ना। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं ये सॉल्व उसी से होगी, है ना। तो उनको अप्लाई करने का कोई ना कोई रास्ता देखना चाहिए, है ना। जो बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट है, चाहे प्रॉब्लम में कुछ भी लिखा हो, अप्लाई तो वो फिजिक्स के कंसेप्ट से ही होगा और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होगा। सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो उतने ही बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व होती हैं, है ना। वो किसी बने बनाए फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होती, वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व होती है ना। ओके, अब सवाल ये है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स अप्लाई कैसे होंगे ये हमको समझ में नहीं आ पाता, इसलिए इसमें वो चैलेंजिंग बन जाती है। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, इसका आइडिया कैसे मिलेगा, है ना। इसका आइडिया आपको मिलेगा रन द फिजिक्स। उस प्रॉब्लम की जो फिजिक्स है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आपको चला के देखना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा आप चला के देखो कि किस तरीके से उसमें चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से मोशन हो रहा है ना, उसकी फिजिक्स कैसे प्ले आउट हो रही है। ये पूरी चीज़ आपको विजुलाइज करके देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना। ये सारी स्किल्स धीरे धीरे आपको आ जाएंगी, लेकिन इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, तब आएंगी, है ना। अगर हमने पहले से सोच लिया कि कोई ना कोई शॉर्टकट होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा और उससे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिजिक्स को अप्रिशिएट करना ही होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका साथ देगा, ठीक है। ओके, तो आपको फिजिक्स को रन करके करना पड़ता है, उसके अंदर उस प्रोसेस को चला के देखना होता है और वहीं से हमको कोई ना कोई आइडिया मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है क्ल्यू, या कोई, है ना, एक की होती है उस प्रॉब्लम में। जब हम उस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक क्ल्यू होता है उसके अंदर, है ना, और उससे वो प्रॉब्लम एक सही दिशा में जाती है और वहाँ से जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है और धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाती है ना। तो उसी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कोई क्ल्यू होता है, कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो उसको, है ना, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा कि कई तरह के
बातें आएंगी दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको लिमिट करने के लिए उसी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कोई ना कोई क्लू होता है, जिससे कि उसका दायरा लिमिटेड हो जाता है और आपको वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो प्रॉब्लम का जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो हर चीज़ कुछ ना कुछ कहती है, कुछ ना कुछ आपको क्लू देती है। उन क्लू को डिटेक्ट करना आना चाहिए। इसी को कहते हैं कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो प्रॉब्लम का, तो आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, आपको क्या चीज़ उसमें से समझ में आ गई, है ना। लिखा हुआ तो आपको उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसका आपने क्या मतलब निकाल लिया, ये धीरे धीरे ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। ओके, लास्ट में है कि मैथ सेटअप, है ना, क्योंकि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैथ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको मैथ को सेटअप करना होता है। जैसे कि आपको डायरेक्शन को सेट करना हो सकता है ना, ओरिजिन आपको सेट करना हो सकता है कि यहाँ से आपको मेजर करना है चीज़ें, है ना, और वेरिएबल्स को लेबल करना आना चाहिए कि इसका ये वेरिएबल है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा या इसका जो भी है ना। तो वेरिएबल्स को लेबल करना है और जो प्रॉब्लम में डेटा दे रखा है उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको अपने मैथमेटिकल मॉडल में वो डालना होता है ना। तो प्रॉब्लम का जो मैथ सेटअप है ये चीज़ हमको आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगा, जब हम एसेंशियल मैथ स्किल्स हम डेवलप करेंगे, है ना। ये अगर आपको आता है तो फिर ये जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको फिजिक्स इंट्यूशन और एसेंशियल मैथ स्किल्स ये दोनों चीज़ें डेवलप करनी है। अगर आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट आसानी से सॉल्व करना है तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने डेवलप कर ली तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो फिर आप आसानी से कर सकते हो, है ना। फिजिक्स की इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है, एक तरीका तो ये है कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हर प्रॉब्लम से आप सीखते हो कुछ ना कुछ, है ना। उसकी लर्निंग को आपको सीखना है ना, उससे क्या समझ मिल रही है उसको अपना हिस्सा बनाना है अपने माइंड का। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और काम खत्म हो गया। उससे आपने क्या सीखा, उससे आपका माइंड डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, आपको नहीं मालूम चल रहा लेकिन सबकॉन्शियसली आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है ना। और उसके अंदर जो फिजिक्स हो रही है किसी भी प्रॉब्लम में, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, कि इसमें क्या फिजिक्स हो रही है, किस तरीके से चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी, है ना। जब अब आपका इस सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको वो अच्छा लगने लगेगा, तो उससे ये इंट्यूशन डेवलप होती है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसके साथ कोई नाता ही नहीं जोड़ा उस सब्जेक्ट के साथ, आपने हमेशा उसके साथ एक दूरी बनाए रखी। आप ये चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ एक बनी बनाई चीज़ मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए और उसको अप्लाई करने से आंसर आ जाए। आप उसके साथ आपका जो लगाव है उसको आप डेवलप नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसलिए आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी कम है और इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती कैसे हो रही हैं। जिसका फिजिक्स इंट्यूशन लेवल अच्छा है उसको प्रॉब्लम पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो काम बहुत आसान हो जाता है ना। दूसरी चीज़ है कि एसेंशियल मैथ स्किल्स, है ना। आपको बहुत हाई फाई मैथ स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक मैथ स्किल्स चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर वो भी नहीं है तो क्या होगा कि एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम भी बहुत हार्ड बन जाएगी, बहुत चैलेंजिंग बन जाएगी, क्योंकि आप उसका जो मैथमेटिकल जो उसमें सेटअप होगा वो नहीं कर पाओगे, इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, या इक्वेशन बना भी लोगे तो आपको लगेगा यार इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैनिपुलेशन करना आपको बहुत हैवी लगेगा। जबकि बहुत सिंपल है वो, जिसको मैथ आती है, थोड़ी बहुत मैथ आती है, बहुत ज़्यादा आपको मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत जो आती है तो वो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि नीट में इतना ही लेवल आता है और इतना हमको आना चाहिए, इतना आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है कि जो इक्वेशन सेटअप होती हैं उसको आप एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको हर बार सीखनी है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि कई बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि वो एसेंशियल मैथ स्किल्स डेवलप नहीं करते। और सबसे गलत जो तरीका मैथ स्किल्स को डेवलप करने का होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मैं देखता हूँ, वो सबसे गलत तरीका क्या है कि पूरी की पूरी जो मैथ है उसको एक साथ बच्चे के सामने रख दिया जाता है और फिर उसको फिजिक्स में फिर फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि उस मैथ की यूज़ क्या है उसको तो आपने पहले पढ़ा दिया, लेकिन जब वो यूज़ हो रही है तो उससे बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गया, है ना। और क्योंकि उसने कभी मैथ पढ़ी नहीं और सारी की सारी जो
मैथ है वो आपने उसको एक साथ पढ़ा दी, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है फिजिक्स में मैथ को पढ़ने का, है ना। ये चैनल अलग से बनाने का मेरा पर्पस यही था कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनके मैथ स्किल्स अच्छी नहीं होती, उनको जो असेंशियल मैथ स्किल्स है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं, वो चीज़ आपके अंदर डेवलप कर सकूं। इसलिए ये चैनल मैंने अलग से फिजिक्स का बनाया है, जो कि सिर्फ बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो नीट के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। उनकी जो मैथ स्किल्स उनके अंदर नहीं होती, तो उनको डेवलप करने के लिए ये बनाया गया था बेसिकली, है ना। अदरवाइज मैं इसको जेई और नीट दोनों को साथ में भी रख सकता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जेई वालों का जो मैथ लेवल है वो अलग होता है, नीट के बच्चों का अलग है ना। इसलिए हमको ये हर प्रॉब्लम में जो मैथ होती है मैं उसको हाईलाइट करता हूं ताकि आप वो स्किल डेवलप कर सको, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या हमको क्लू मिल रहा है, वो देखते हैं, है ना। और फिर कुछ कंसेप्ट डेवलप करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू। आइए अब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 5m, है ना। एक का मास m है और दूसरी बॉडी का 5m मास दे रखा है, और उनका रेडियस भी आपको दे रखा है। स्मॉल बॉडी का रेडियस r है और बड़ी स्पेरिकल बॉडी का रेडियस 2r है ना। बोथ द बॉडीज आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस, है ना। दोनों को आपने फ्री स्पेस में रिलीज कर दिया, है ना। तो ये फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है ना। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में आपने दोनों ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। फ्री स्पेस का मतलब होता है कि आसपास कुछ नहीं है ना, आसपास और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है ना। यानी इन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, है ना, और इनके ऊपर फोर्स लगाने वाला और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, आसपास कुछ भी नहीं है। ये मतलब है फ्री स्पेस का, ठीक है। ओके, और इनिशियली इन दोनों बॉडीज के बीच में जो आपको सेपरेशन दे रखा है, दोनों के सेंटर के बीच में आपको जो सेपरेशन दे रखा है वो है 12r, है ना। 12r का सेपरेशन आपको दे रखा है। अब आगे लिखा हुआ है कि क्या प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, है ना। दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि मास, दोनों के पास मास है, तो मास की वजह से कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना। तो वैसे देखा जाए तो इस लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसको फिजिक्स आती है ना, तो वो ये पहचान लेगा कि मास है, तो मास की वजह से कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे और कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जब वो कोलिजन होगा तब तक स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, है ना, कोलिजन होने तक, है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन या कोलिजन होने तक स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको बताना है ना। तो इसमें आपने जो फिजिक्स का जो प्रोसेस हो रहा है उसको आपने देखा कि 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। दोनों फोर्स कौन सी लगाएंगे, ग्रेविटी फोर्स, और क्योंकि ग्रेविटी फोर्स अट्रैक्टिव होती है तो वो धीरे धीरे पास आते जाएंगे और एक टाइम आएगा जब वो कोलाइड हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ तक स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको बताना है ना? ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो हमने इस प्रॉब्लम में, है ना, देखा कि फ्री स्पेस में दोनों चीज़ रख दी गई हैं और क्योंकि उनके पास मास था इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है ना। और इससे भी हमको एक चीज़ समझ में आ रही है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रही है तो धीरे धीरे उनमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा और उनमें क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि वो कोलाइड हो जाएंगी, है ना। ओके, तो इसमें ये कोलिजन भी दे रखा है ना, लेकिन हमको कोलिजन वाली फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी क्योंकि हमसे कोलिजन होने के बाद की चीज़ें नहीं पूछी गई, वहाँ तक की चीज़ें पूछी गई हैं कि उस इवेंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ओके,
है ना। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जो इनिशियल सिचुएशन है और फाइनल सिचुएशन कौन सी है, जब ये दोनों बॉडीज आप बिल्कुल पास आ जाएंगी, ये आपकी फाइनल पिक्चर है। और इनिशियल पिक्चर क्या है, जब दोनों के सेंटर 12r की दूरी पे है ना। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, अब पहले हम इसके ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मोशन। है ना, ये जो मोशन हो रहा है इसकी क्या ज्योमेट्री बन रही है यहां पे, है ना, उसको देखते हैं। ओके, देखो पहला जो स्पेयर है, स्मॉलर स्पेयर, है ना, सपोज कीजिए उसका सेंटर ये है यहाँ पे और ये बड़ा वाला स्पेयर है, ठीक है, इसका रेडियस ट्वाइस दे रखा है आपको। तो ये जो इन दोनों के बीच में दूरी है, दोनों के सेंटर के बीच में ये जो दूरी है, ये दूरी आपको दे रखी है। ओके, इसका सेंटर सपोज कीजिए ये, इसको मैं लेबल कर देते हैं, इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है ना। तो इन दोनों के सेंटर के बीच में आपको दूरी दे रखी है। ये दूरी आपको कितनी दे रखी है, 12r दे रखी है ना। दोनों के सेंटर के बीच में ये दूरी है ना। ओके, ये इनिशियल सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, है ना, दोनों नजरिए से इसको देखते हैं, है ना। पहला नजरिया क्या है, आप देखो जब इनमें मोशन स्टार्ट होगा, है ना, तो आपको क्या करना है, मोशन स्टार्ट करके इनको चला के देखना है ना? ओके, तो आपने इनको चला के देखा, है ना, ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये चलने लग जाएंगे, एक दूसरे के को अप्रोच करने लग जाएंगे, है ना। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गई, है ना। अब आपको कौन सी पिक्चर बनानी है, जब इनमें कोलिजन आ जाएगा उस मोमेंट की जो इनिशियल जो वो जो पिक्चर है वो बनाना है आपको, है ना। ओके, अब आपको यहां पे क्या विजुलाइज करना है ना, आपको विजुलाइज करना है कि ये जो सेंटर है ए, है ना, ये जो सेंटर है ए, ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा तो क्या होगा, ये चलते चलते यहां पे आएगा और ये जो बी सेंटर है ये चलते चलते इधर जाएगा। तो आपने क्या देखा यहां पे कि दोनों ये जो इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो 12r का डिस्टेंस है ये कवर हो रहा है दोनों तरफ से, ये चीज हो रही है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है वो देखो, है ना। ये तो इनिशियल सिचुएशन है, आपने इनिशियल सिचुएशन की पिक्चर बना ली। अब आपको वो बनाना है, वो वाले मोमेंट की पिक्चर बनानी है ना। ड्रॉ द पिक्चर व्हेन बोथ टच या कोलाइड, है ना। जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे और एक दूसरे से टच हो जाएंगे या कोलाइड हो जाएगा, इनमें जो इम्पैक्ट आ जाएगा, उस मोमेंट पे जो इनकी पिक्चर होगी उसको आप बनाइए, है ना। वो कहाँ पे होगा, इस रास्ते, ये जो सेपरेशन है यहाँ पे कहीं बीचों बीच होगा, है ना कहीं यहाँ पे होगा, कहीं भी होगा यहाँ पे, है ना। तो उस पिक्चर को आप बनाओ और उस पिक्चर से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको देखना है ना। तो उस पिक्चर को आप ड्रॉ करो और फिर आप वहाँ पे देखना कि ये जो सेंटर है ये कितना इधर आ गया, ये कितना इधर आ गया, इस तरीके से थोड़ा आपको मालूम चल जाएगा, वहाँ से आपको क्लू मिलेगा, है ना। तो क्लू कैसे मिलेगा आपको, जब इनको आप चला के देखोगे और दोनों को पास पास ले आओगे और उसकी ज्योमेट्री आप बना के देखो, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। आई गिव यू सम सेकेंड्स, है ना, कुछ देर आप सोचो इसके बारे में और उसको डायग्राम को बनाओ, है ना। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी से जनरेट होगा, है ना। अगर आपने वो चीज़ बना ली, मैं चाहता हूँ कि वो इक्वेशन आप बनाओ, है ना, ठीक है। ओके, ओके, है ना। तो आपको क्या करना है,
आपको बस करना ये था कि दोनों जो स्पेयर है उनको पास पास टच करवाना है, ठीक है। ओके, तो आपने क्या किया कि ये स्मॉल स्पेयर था, है ना, और ये बड़ा वाला स्पेयर था, तो इस तरीके से ये पास में आ जाएंगे, है ना। वो इधर से चलना स्टार्ट करता है और ये इधर से चलना स्टार्ट करता है ना। तो इस तरीके से पास आ गए, है ना। अभी भी आप देखो यहाँ पे किसका सेंटर था, स्मॉल स्पेयर का सेंटर होगा, है ना, और वो चलना सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे था वो सेंटर इनिशियली पॉइंट ए पे था, है ना, और यहाँ से आके ये आ गया, तो अपन इसको कह सकते हैं ए डैश पॉइंट पे आ गया। तो ये सेंटर यहाँ से चल के इधर आ गया, है ना, और ये जो सेंटर था बड़े वाले का, ये बी पॉइंट पे था और यहाँ से चल के ये इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, है ना। ये सेंटर हमारा अभी ध्यान कहाँ पे है, हम सिर्फ सेंटर के मोशन को देख रहे हैं, है ना। इस स्पेयर का जो सेंटर है उसके मोशन को देख रहे हैं, है ना। दोनों सेंटरों के बीच में इनिशियली 12 आर का कितना सेपरेशन था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 आर का सेपरेशन था, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा, ये यहाँ से कुछ चल के आया है और ये भी यहाँ पे कुछ चल के आया है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जब टच हो गए, क्या ये सेंटर और पास आ सकते हैं, है ना, क्या ये और पास आ सकते हैं या यहीं पे रुक जाएंगे, है ना। ओके, है ना। आप मेरे को ये बताओ कि ये अब क्या करना चाहिए, है ना। ये कितना चला ये हमको नहीं मालूम, है ना। जब आपको ये मालूम नहीं है तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, है ना। तो आपने मान लिया कि ये सपोज कीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक x दूरी ये है ना, ये x दूरी चल के आया है, और ये आपको नहीं मालूम कि b कितना चल के आया, तो उसको भी आप मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक कुछ x डैश दूरी चल के आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने लेबल कर लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस बच गया बीच में, है ना। ये डिस्टेंस कितना है ना। ओके, आप ये बताओ मुझे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ए डैश से बी डैश के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है ना, ये आप बताओ। उसके बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है ना, वो इक्वेशन बन जाएगी जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। ओके, क्या चीज़ हमको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस कितना है, स्मॉल स्पेयर का रेडियस कितना है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका रेडियस है, ये बड़े वाले स्पेयर का रेडियस है, ये कितना है, ये 2r है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, टोटल 3r हो गया, है ना। यानी आपने निकाल लिया कि दोनों इस सेंटर के बीच में जब ये कोलाइड होंगे तो कितना डिस्टेंस है, 3r डिस्टेंस है। अब आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है ना। टोटल डिस्टेंस देखो 12r था, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, है ना। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने जो पिक्चर बनाई इसको अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, है ना, जो पूरी चीज़ है उसको छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं, जैसे ये x है, ये बीच में ये दूरी आ गई, और फिर ये डिस्टेंस है, इसमें लिखना है बस, है ना। तो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ओके, तो ये जो पूरा डिस्टेंस था हमारा वो कितना था, है ना। यहाँ से चलते हैं इसको, देखो ये अपन x चले, फिर अब ये कॉलिजन के वक्त यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस वक्त इन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी आ गई, ये दूरी आ गई टोटल 3r आ गई, और ये दूरी कितनी है जो ये चल के आया था, ये x डैश मान लिया था हमने। तो ये कितना हो गया, ये टोटल हमको जो दे रखा है, टोटल आपको 12r दे रखा है ना। आगे ना अब ये आप देखो, अब आप क्या करो कि 3r को इधर ले जाएंगे, है ना। तो आपके पास क्या रह जाएगा, इधर x रह जाएगा और x डैश रह जाएगा। 3r इधर चला जाएगा तो 12r में से माइनस होकर कितना आ जाएगा, ये 9r हो जाएगा। यानी आपने देखा कि जो स्पेयर A चल के आया है और B जो चल के आया है, ये दोनों मिला करके कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, 9r, है ना। क्योंकि 3r जो डिस्टेंस था वो अवेलेबल नहीं है, और पास नहीं आ सकते, ये दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो ये और पास नहीं आ सकते थे। तो आपने ये देखा कि टोटल कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, वो है 9r। तो ये 9r
जिसने पता लगा लिया कि जो टोटल जो इनका मोशन इन्होंने कवर किया है वो है 9r, ये चीज़ यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, है ना। तो दोनों का जो डिस्टेंस है इसका सम कितना है 9r, ये बात पता लगानी थी। ओके, है ना। तो इस तरीके से आपने ये पता लगा लिया। ये चीज़ हमको तब स्टार्ट में समझ में नहीं आती, है ना। जब आपने उसको चला के देखा और वो आपने वो पिक्चर बनाई कि जब ये पास पास आ जाएंगे, है ना, और उसके बाद आपने फिर से देखा कि पूरा जो डिस्टेंस था वो कितना चल के आया, है ना, और इधर से कितना चल के आया और बीच में कितना डिस्टेंस बचा रह गया। तो तीनों को जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 12r आ गया, और यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन गई, है ना। ओके, एक और तरीका है इसको समझने का, है ना। एक और तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, कैसे हम यहाँ पहुँच सकते थे, है ना। ये आपका देखो, ये स्मॉल स्पेयर है और ये आपका बिग स्पेयर है ना। अब इसका सेंटर यहाँ पे था A और इसका सेंटर यहाँ पे था, और दोनों के सेंटर के बीच में आपको दूरी दे रखी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब, है ना, ये तो सेंटर है, ये इसका A सेंटर था, ये इसका B सेंटर है। अब की बार हम देखो, जैसे कोई कार होती है ना, कार चल रही है, तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट चल रहा है उसका, जो कार के सबसे आगे वाला जो हिस्सा है, आगे तो वो जा रहा है ना सबसे पहले, है ना। तो ये भी जो रिजिड बॉडी है, सबसे पहले इनका कौन सा पॉइंट आगे जा रहा है ना। ये जो आगे जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको सपोज कीजिए अपन P कहते हैं, तो आगे चल तो ये रहा है ना पहले, बाकी पूरी बॉडी तो धीरे उसके साथ पीछे आ रही है ना। और ये भी आपको मालूम है कि जितना ये P चलेगा उतना ही A चलेगा, क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं, है ना। ओके, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है इसका, Q। अब आप देखो बात क्या हुई, ये पॉइंट P ये इधर से चलेगा तो ये पॉइंट P इधर से आता जाएगा, और ये इधर से चलता जाएगा तो ये पॉइंट Q इधर आता जाएगा। और कॉलिजन के वक्त क्या होगा, कॉलिजन के वक्त क्या होगा, ये P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों इस डिस्टेंस को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, और कॉलिजन के वक्त क्या होगा, P और Q दोनों पास पास आ जाएंगे, है ना। ओके, अब आप को क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, है ना। P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन वो कितना डिस्टेंस है, उसको आप यहां से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ओके, है ना, इसको आप कैलकुलेट करके बताओ कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, है ना। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी बहुत आसान था, है ना। आप यहाँ पे देखो, इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे ये स्पेयर ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक चीज़ तो हमको दिखाई दे रही है कि ये जो इतनी दूरी है ये कितना है, ये तो इसका रेडियस हो गया r, है ना। तो इतना तो r ने कवर कर लिया, इतना तो इसके रेडियस ने कवर कर लिया था यहाँ पे डिस्टेंस। और ये जो इसका रेडियस था ये कितना था, ये जो डिस्टेंस है कितना है, 2r। तो आपने देखा कि जो टोटल जो डिस्टेंस है ना, टोटल ये जो डिस्टेंस आपका आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 12r डिस्टेंस है, इसमें r तो यहाँ पे पहले ही कवर हो रखा है और 2r इधर से कवर हो गया। तो P और Q के बीच में अफेक्टिव जो डिस्टेंस बचा, जो चलने के लिए हमारे पास डिस्टेंस बचा, वो कितना बचा, 12r में से हमने ये r और ये 2r माइनस कर देंगे, तो ये अफेक्टिवली ये जो डिस्टेंस बचा P और Q के बीच में वो कितना है, 9r, है ना। तो ये इसकी ज्योमेट्री है ना। अब की बार हम किसके मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, अब की बार ये P और Q के पॉइंट के मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चलेंगे तो इनके जो सबसे आगे वाले जो पॉइंट है सबसे पहले तो ये टच होंगे, है ना। तो ये भी इसको देखने का एक नज़रिया है। यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि 9r वो डिस्टेंस है जो ये दोनों बॉडी कवर करेंगी, है ना। ये दिख रहा है हमको क्लियरली। और P जितना चलता है A भी उतना ही चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा है ना। तो इसकी जो स्पीड है या इसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके जैसा ही होगा, है ना। तो सेंटर और इसके मोशन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसी रिजिड बॉडी का हिस्सा है। जब कोई कार चलती है
तो उसका आगे का हिस्सा और पीछे सब एक साथ चलते हैं, है ना, कॉमन सी बात है। ओके, तो इस नज़रिए से जब हमने देखा तो हमको ये चीज़ क्लियर दिखाई दे गई कि इनिशियल पोजीशन जैसे ही आपने देखी यहाँ पे, तो आपको ये दिखाई दे गया कि जो चलने वाला जो दूरी है वो 9r है, 12r नहीं है ना, कितना है, 9r है। तो ये जितना चलेगा और ये जितना चलेगा दोनों मिलके इस 9r के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, है ना। यहाँ इस पिक्चर से जब हम देखते हैं तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो हमने देखा था इसमें हम सेंटर के हिसाब से सोच रहे थे कि सेंटर के मोशन को ध्यान में रख के काम कर रहे थे। तब हमने देखा था कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सेंटर के बीच में जो दूरी थी दोनों के वो 9r वो 3r होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन के वक्त वो रुक जाएंगे और यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो गया इनके। तो टोटल डिस्टेंस फिर हमने लिख दिया कि ये इतना चला, फिर 3r ये डिस्टेंस हो गया और ये इतना चला, है ना। और इस इक्वेशन से आपने निकाल लिया कि जो दोनों चले थे उनका सम 9r है ना। तो दोनों अप्रोच है ना, दोनों से आपको ये ज्योमेट्री क्लियर चल रही है। आइडिया मेन यही है कि दोनों जो चले हैं उसका सम टोटल कितना है, कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9r, है ना। यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है कि क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 9r की दूरी थी अफेक्टिवली, है ना, इनिशियल पोजीशन और कोलिजन वाली पोजीशन के बीच में वहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक मालूम चल गई। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि कुछ फिजिक्स अप्लाई करते हैं, है ना। अभी तो हमने ज्योमेट्री देखा मोशन का, है ना, अब कुछ फिजिक्स अप्लाई करते हैं। अप्लाई फिजिक्स, है ना। देखो इसमें इस क्वेश्चन की जो फिजिक्स है वो क्या है, आपको क्या दे रखा है, एक स्मॉल स्पेयर दे रखा है और एक बड़ा स्पेयर दे रखा है, ठीक है ना। स्मॉल स्पेयर का मास आपको दे रखा है m दे रखा है और बड़े वाले स्पेयर का आपको मास दे रखा है 5m दे रखा है, ठीक है। ये सिचुएशन है और दोनों फ्री स्पेस में है, यानी इनके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इन पे और कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ये है मतलब, है ना। सिर्फ ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। वो फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब यहाँ पे हमको वही चीज़ देखनी है, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं और फोर्स एक होती है, ऑब्जेक्ट तो दो हैं लेकिन वो एक ही फोर्स को शेयर करते हैं, दोनों एक ही फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, वो जो कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगती है ना। फोर्स एक ही रहेगी लेकिन दोनों पे वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट इसको कितनी फोर्स से इधर खींचेगा, F से, और ये इसको इधर कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो भी F से अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों एक ही फोर्स है, ये एक ही इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दोनों पे लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पे ये फोर्स लग रही है। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ कि एक चीज यहां पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है ना। आप देखो फोर्स की वैल्यू दोनों पे बराबर है, यानी दोनों पे बराबर फोर्स लग रही है, लेकिन इसका मास तो m है और इसका 5m है। तो किसको चलाना आसान है ना, कौन ज़्यादा तेजी से चलेगा और कौन धीरे धीरे चलेगा, है ना, ये भी पता लगाना आसान है। इनर्शिया किस में ज़्यादा है ना, ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा है ना, यानी इसको हिला पाना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है ना। यानी आप देखो अब यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है ना, किस चीज़ से आपको कहाँ पे जाना है, यही तो है लॉजिक, किस तरीके से आपको लॉजिक से यहाँ से वहाँ पहुँचना है ना। अब आप देखो कि जब फोर्स बराबर है और हमको ये मास इसका ज़्यादा दे रखा है इसका कम दे रखा है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, है ना। इससे ये पता चल रहा है कि अगर ये x दूरी चलता है, देखो एक मिनट पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इनका, है ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है
फोर्स, है ना, कितनी फोर्स लग रही है इस पर और कितना मास इसको खींचना पड़ रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, F/m, है ना, क्योंकि F फोर्स लग रही थी और इसको m मास को खींचना पड़ रहा है, तो इतना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके, अब इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इस पर फोर्स कितनी लग रही है, F, और कितने मास को खींचना पड़ रहा है, 5m, तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, है ना। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो F/m है उसकी वैल्यू कितनी है, a, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो कि F/m की जगह मैं a लिख देता हूँ, तो ये आ गया आपका a/5। अब आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना, यानी कि इससे क्या मालूम चल रहा है ना, देखो इससे ये मालूम चल रहा है कि अगर इसके अंदर a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, a/5। कॉमन सेंस की बात है ना, ये करने की भी जरूरत नहीं थी, हमको मालूम है ना, कि जब ये a एक्सेलरेशन से चलेगा और क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा भारी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 गुना कम होगा, है ना, इसका एक्सेलरेशन a/5 होगा। ठीक है, अब यहां से हमको ये भी चीज मालूम चल रही है कि अगर ये x दूरी चलेगा तो ये कितनी दूरी चला होगा, x/5, है ना, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया ना आपके पास। तो इस तरीके से स्टेप वाइज तरीके से आपको वो चीज मिल जाती है जो हमारे काम की है ना। ये अगर x चला है तो ये x/5 चला है ना। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये x चला है तो वो कितना चला होगा, 5x, क्योंकि वो हल्का है तो वो उससे 5 गुना चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने ये पता लगा लिया कि इनका जो मोशन हो रहा है उसमें क्या रिलेशन है ना। ये अगर x चलेगा तो वो 5x चलेगा, ठीक है, ओके। इस चीज को सबसे बेस्ट तरीका तो यही है समझने का, है ना, कि इसके अंदर a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर a/5 होगा, है ना। तो न्यूटन्स लॉ से पता करना बहुत आसान है, लेकिन हम इसको सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहां मालूम है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो आपका सिस्टम है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि यहां आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा, है ना। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, इंटरनल फोर्स है, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना, ओके। तो अब आप यहां पे उसको भी अप्लाई कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को भी अप्लाई करके कर सकते हैं। तो जब क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना, पहला ऑब्जेक्ट उसका मास और इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सपोज कीजिए उसके अंदर x डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, वही इधर चलेगा x, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 5m, और क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये कहाँ पे डिस्प्लेस होगा, इधर होगा x डैश। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये आ जाएगा -x डैश, है ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास 5m और m, तो टोटल मास हो गया 6m, है ना। अब आपको मालूम है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इसका अपनी जगह से नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल फोर्स है ना। तो आपने सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आपने 0 रख दिया। ये जो 6m है इधर 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास, है ना, आपने ये इक्वेशन अप्लाई की थी, है ना। पहला ऑब्जेक्ट उसका डिस्प्लेसमेंट x मान लिया हमने, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है और, है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा है x डैश हुआ है, ठीक है। नीचे आपने लिख दिया टोटल मास, ये कितना है 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। नीचे वाला ये जो टर्म है ये उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास mx और ये आ गया, है ना, ये, है ना, -5m x डैश। अब आप देखो ये उधर चला जाएगा, माइनस वाली टर्म उधर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा
5m x डैश इज इक्वल टू mx। यहां से आप देखो कि m से m कैंसिल आउट हो गया है ना, तो आपको यहां पे दिखाई देगा है ना, यहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी ना, x डैश इज इक्वल टू x बाई 5। यहां से भी हमको ये चीज मालूम चल रही है कि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट x डैश चला है तो स्मॉलर है ना, ये किसके बराबर है, x बाई 5 के। ठीक है, यानी अगर वो x चला है तो वो कितना चलेगा, x बाई 5 है ना, यानी स्मॉलर ऑब्जेक्ट अगर x चला है तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x बाई 5 है ना। यहां से भी आपको मालूम चल रहा है, यानी कि देखो ये अगर x चल रहा है तो ये कितना चलेगा, अभी हमने इसकी x डैश की वैल्यू निकाल ली x बाई 5, यानी ये x बाई 5 चलेगा, जो कि हम कॉमन सेंस से पहले ही मान सकते हैं, न्यूटन्स के लॉज से हम पहले ही ये वैसे पता कर सकते थे, इसकी जरूरत नहीं है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट की है ना, क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा भारी है तो वो x बाई 5 चला होगा है ना। ओके, तो ये चीज़ें, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है, जिसको आप सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ये भी आसान है वैसे, क्योंकि नीचे ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, और ये फटाफट इधर ये माइनस वाली टर्म उधर आ जाएगी, और आपको दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में मालूम चल गया कि अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट x चला है तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा भारी है उसके अंदर सिर्फ x बाई 5 का डिस्प्लेसमेंट आया है। ओके, आइए अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं ना। तो अभी हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट को यूज़ करके या सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को यूज़ करके कोई से भी कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा आसान न्यूटन्स लॉ है ना। दोनों से हमको एक चीज़ मालूम चली कि जो स्मॉलर बॉडी है और ये जो बड़ी बॉडी है ना, इसका मास 5m है और इसका मास m है ना। अभी हमने देखा कि अगर ये x चलेगी, स्मॉलर बॉडी अगर x चलती है तो बड़ी बॉडी कितना चलेगा, x बाई 5 है ना। ये उससे 5 गुना कम चलेगा, क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा भारी है ना। इसके अंदर a एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है तो इसमें कितना होगा, a बाई 5 है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मालूम चली, और ज्योमेट्री से हमने देखा था कि इन दोनों ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 9r है ना। इन दोनों जानकारी से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो पहला जो तरीका है ना, इसको सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वो क्या है, आपने देखा कि जो स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो बड़ी बॉडी ने कितना ट्रेवल किया x बाई 5, उससे 5 गुना कम, और इन दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस है 9r है ना। अब यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि x डिस्टेंस कौन सा है, जो स्मॉलर बॉडी ने कवर किया है ना, और स्मॉलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमसे यही पूछा गया है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बस एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आपने 5 एलसीएम लिया, यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, 5x और x 6x इज इक्वल टू 9r है ना। यहाँ से आप आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। x कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला गया, ये 9 है इधर, और 6 नीचे आ गया। ठीक है, अब 3 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, 5 इंटू 3 15, तो 15 बाई 2 हो रहा है, यानी कि कितना आ गया आंसर आपका, 7.5r। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया 7.5r। ठीक है ना, आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, तो आंसर आ गया आपका 7.5r है ना। तो ये तो सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। ठीक है, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो इससे भी शॉर्टकट तरीका है। ठीक, ओके, और स्मार्ट मैथ का यूज़ करते हैं और उससे सॉल्यूशन और इजीली तरीके से हो जाएगा है ना। अब आप ये देखो कि है ना, ये जो दोनों बॉडी हैं है ना,
टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया 9r, है ना, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया इन्होंने। और स्मॉलर बॉडी, अगर जो बड़ी बॉडी है अगर वो 1 यूनिट चलती है तो स्मॉलर बॉडी कितनी यूनिट चलेगी, 5 यूनिट। यानी अगर ये एक कदम आगे बढ़ाती है तो ये स्मॉलर बॉडी कितना आगे बढ़ेगी, 5 टाइम्स, क्योंकि ये इससे 5 गुना हल्की है। अभी हमने देखा है ना कि क्योंकि ये इसमें 5 गुना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा तो ये 5 गुना ज़्यादा चलेगी, है ना। तो आपने देखा कि इन दोनों बॉडीज़ ने डिस्टेंस कवर किया 9r, और इसका रेशियो भी हमको मालूम चल गया कि इसने 5 यूनिट्स कवर की और इसने 1 यूनिट कवर की। यानी इनका जो डिस्टेंस कवर करने का जो रेशियो हमको आ गया 5:1। अगर वो 1 चलती है तो ये 5 टाइम्स चलेगी, है ना, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आप ये देखो कि, है ना, टोटल चीज़ कितनी है, 9r, है ना। तो 9r जो टोटल डिस्टेंस है ये दोनों ने मिलके कवर किया। इसमें से 5 गुना स्मॉलर बॉडी का हिस्सा है और 1 इसका हिस्सा है ना। तो बस आपको क्या करना है कि ये जो टोटल चीज़ है 9r, इसको हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है ना। अब रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है ये चीज़, इसकी मैथ सीखनी है ना। ओके, मैथ स्किल, है ना। अब आप देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 2nd और 3rd क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ये 5th तक पढ़ा दिया जाता है। अब देखो ये 5 है, इसके पास 5 है और इसके पास 1 है, यानी टोटल यहाँ पे कितना है, ये 6 है ना। यानी सपोज कीजिए 6 आपके पास खाने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 यूनिट है। तो स्मॉलर बॉडी जो है आपकी, स्मॉलर बॉडी के हिस्से में कितना ये बॉक्स आ रहे हैं, 5 बॉक्स आ रहे हैं, ये 3 4, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये 5 तो किसके हिस्से में आएंगे, स्मॉलर बॉडी के हिस्से में, और 1 ये बड़ी बॉडी का है। तो हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है ना। तो टोटल कितना है, ये 6 है। तो स्मॉलर बॉडी का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 5 यूनिट्स है ना, तो 5 और टोटल कितना है, ये 6। यानी ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/6। और बड़ी बॉडी के हिस्से में कितना आएगा, 1 यूनिट ना, तो ये आएगा 1/6। यानी टोटल का 1 ये है। तो आपने दोनों का फ्रैक्शन निकाल लिया कि बड़ी बॉडी का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है और स्मॉलर बॉडी का 5/6 है ना। ओके, यानी अब आप ये देखो कि स्मॉलर बॉडी का जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया, ये निकालना है आपको, है ना। तो टोटल कितना था मेरे पास, टोटल ये था, इसका कितना फ्रैक्शन स्मॉलर बॉडी के हिस्से में आएगा, है ना, इसका कितना हिस्सा स्मॉलर बॉडी का होगा। तो स्मॉलर बॉडी का अभी हमने फ्रैक्शन निकाला था, स्मॉलर बॉडी की 5/6, है ना, इतना डिस्टेंस स्मॉलर बॉडी के हिस्से में आएगा, है ना। और आपको यही आंसर निकालना था, ठीक है ना। आगे ना आंसर, आप देखो 3 से कट जाएगा, ऊपर 3 नीचे 2, 3 × 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 7.5r। ये आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक मैथ है जो कि हमको बहुत छोटी क्लासेस में सिखा दी जाती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फ्रैक्शन निकाल लिया और उसको जब टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके निकाला तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ये स्मार्ट तरीका है ना। तो ये इस तरह की मैथ आपको सीखनी है ना। ओके, किस तरीके से टोटल को, ये जो रेशियो है इस गिवन रेशियो में हमको डिवाइड करना था, तो वो कैसे होता है, रेशियो का आपने टोटल कर दिया और क्योंकि वो 5 था तो 5/6 ये फ्रैक्शन हो गया, और ये हमको टोटल का इतना फ्रैक्शन निकालना था और ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि स्मॉलर बॉडी, है ना, आंसर कितना आ गया, जो टोटल 9r डिस्टेंस कवर हुआ है ना, उसमें से 7.5r ये तो स्मॉलर बॉडी ने कवर किया और बड़ी बॉडी ने कवर किया 1.5r। आप यहां पे देख सकते हो कि 1.5 का 5 टाइम्स है ये, है ना। तो आंसर आ गया, है ना। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है 7.5r, है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ा और इसके मतलब को समझ के फिर उसकी पिक्चर बनाई
और मोशन की ज्योमेट्री देखी, और वहाँ से हमको मालूम चला कि जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 9r। और फाइनली हमने देखा कि 9r को बस आपको क्या करना था कि 5:1 के रेशो में डिवाइड करना है ना। आपने वो रेशो पता लगा लिया कि 5:1 का रेशो आ रहा है यहाँ पे, और बस आपको 9r को 5:1 के रेशो में डिवाइड करना था, जो कि आपने रेशो की मैथ का यूज़ करके आसानी से ये 1 स्टेप में आंसर निकाल लिया। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।